पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है, आप सभी को पता होगा। और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आदर्श जो है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। क्या क्या लिया गया फ्रांसीसी से? स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, और क्या? बंधुत्व। ये सारा कहां से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले तो ये मैं बोलना भूल ही गया, आप लोग पीडीएफ के भूखे हो। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, परीक्षा वाटिका ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर जो नंबर अभी मैंने बताया था बूस्टर पैक के लिए, वहां पर भी व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ ले सकते हो आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए और कहा जा रहा है कूट की सहायता से यहाँ पर सही उत्तर चूज करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन पढ़ो, कूट की तरफ भागो। ठीक, अब ना स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बाद देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है? संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। नहीं, इसको ना स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए ये कथन जो है ना गलत हो जाएगा। हालांकि संविधान का जो आर्टिकल 29 और 30 है ना, मुख्य रूप से धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की बात करता है। ठीक, इसी तरह दूसरा देखिए अब कथन क्या है, संविधान केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। ये भी गलत होगा, क्योंकि ये कौन कौन सा धार्मिक और भाषाई दोनों को महत्व देता है, ये दोनों की हितों की रक्षा करता है। दूसरा भी गलत हो जाएगा, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? परिभाषा की कमी को स्वीकार किया था और समय समय पर विभिन्न मामले में इसकी व्याख्या भी की थी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, ना तो एक ना ही दो, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है? बताइए कौन सा हिस्सा नहीं होगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान इसका हिस्सा नहीं है। ठीक, और इसका हिस्सा, इसका पार्ट कौन कौन सा होगा बताओ आप लोग? यहाँ तो दिख रहा है सारे हो गए, तभी तो एक नहीं है, ये चीज ध्यान रखना आपको। न्याय की समीक्षा हो गया, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये नहीं होंगे। और क्या क्या? शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण, ये सारे ना इसका हिस्सा हो जाएंगे। किसका? संविधान का मूल ढांचा का जो हिस्सा है ना, ये हो जाएगा। शक्ति का पृथक्करण हो जाएगा, विधि का शासन, विधि का शासन, इसी चक्कर में ना टेस्ट लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरा पार्ट बनाना पड़ता है। ठीक, और संघवाद हो जाएगा। और संसदीय प्रणाली में ना राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान स्वयं संविधान के हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन उनको मूल ढांचा का हिस्सा नहीं माना गया है, जबकि वह विशेष परिस्थिति में सरकार ही शक्ति से संबंधित यूज कर लेता है। अगला देखिए क्या है, अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में किस प्रक्रिया के माध्यम से शामिल किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, विकल्प सी, आर्टिकल 35A। याद होगा आपको। अब इसको ना निरस्त कर दिया गया, क्योंकि संसद द्वारा पारित संशोधन के माध्यम से इसको नहीं जोड़ा गया था। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा ही ना 14 मई 1954 को संवैधानिक आदेश जो जारी किया गया था 1954 में, इसी के माध्यम से संविधान में एक परिष्कृत रूप में ये शामिल किया गया था। अगला देखिए, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना है, कौन सा हो जाएगा? वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, विकल्प डी, ये हो जाएगा आर्टिकल 76, ये याद होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं ले सकते? नहीं को नोट आउट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, आर्टिकल 66 याद होगा, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, और विधानसभा के सदस्य की भागीदारी नहीं होती है। और राष्ट्रपति के चुनाव से ना एक महत्वपूर्ण अंतर हो जाता है, जिसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूचिका है जिसे 42वें संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था? ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976, याद है ना आपको? ये सारा डेट ना याद रखना आप लोगों ने। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी निकाय, संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय में क्या अंतर है? इसमें डिफरेंस पूछा जा रहा है, क्या डिफरेंस आएगा? पहला क्या दिया गया है? सांविधिक निकाय अस्थायी होते हैं संवैधानिक निकाय के। आगे देखिए, आगे ना क्या दिया गया? सांविधिक अस्थायी। दूसरा है सांविधिक निकाय संसद के कानून से बनते हैं, संवैधानिक निकाय सीधे संविधान में उल्लिखित होते हैं। ये वाला ना बिल्कुल दिख रहा है, सही है। ठीक है, जो आर्टिकल 324 याद होगा आपको, इससे संबंधित। और कौन कौन सा? यूपीएससी का आर्टिकल 315,
और जो विशिष्ट कानून है, स्टैच्यू और एक्ट है, इसके माध्यम से यह स्थापित किया गया। जैसे कि और एग्जांपल ले लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया और सेबी हो गया, ये सभी ना इसी में मूल अंतर इसका हो जाता है। अगला देखिए, संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कानून के तहत अयोग्यता के मामलों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? ये लास्ट निर्णय लिया जाएगा संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। एक ना किहोतो होलोहन मामला आया था, जो बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे ना उनको पता होगा ज्यादा करके, किहोतो होलोहन, ये ना क्लास में पढ़ाया जाता है स्पेशली। यह मामला आया था 1992 में, ठीक है। और ये चूंकि मेंस का पार्ट है तो अभी पीटी में क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, तो कोई ये नहीं है, मेंस का मेन पार्ट है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पीठासीन अधिकारी का यह निर्णय न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अधीन माना जाएगा। इसी केस में माना गया था, ये इसी केस में कहा गया था। ये केस किहोतो होलोहन केस 1992, याद रखिएगा, ये फैक्ट नोट कर लीजिए आप लोग। अगला देखिए, अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 263 में। अब चलिए 11 से 25 तक के प्रश्न जो होंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, इसको कवर करते हैं। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों, जो सुपर 30 वाले होंगे उनके ग्रुप में ना भेजा गया होगा टेस्ट, 20 दिन में आपको 20 टेस्ट भेजा जाएगा। सुपर 30 वाले और बूस्टर पैक वाले दोनों को भेजा गया है। ये 20 टेस्ट भेजा जाएगा, सारे लोग को ना टेस्ट लगा करके ओएमआर सीट भी भेज दिया गया होगा। ओएमआर सीट आपको ना व्हाट्सएप करना है, ठीक है। आपके जो मेंटर होंगे उनको आप सेंड कर देना, आपके जो पर्सनल मेंटर है, एक ही तो नंबर उसी पे सेंड करना। आपके नंबर मेंटर आपको बता देंगे कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ है, क्या नहीं हुआ। और मैंने साफ साफ मेंटर से भी कह दिया है कि जो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे उनको सीधे ग्रुप से निकालो। या तो आप ये बता दो कि मैं अपने अनुसार पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सीधे आपको ग्रुप से एग्जिट कर दिया जाएगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो ग्रुप में रह के क्या करोगे? आपको जो स्टडी मटेरियल मिलना था मिल गया, अगर कहोगे तो एक ही बार में भेज दिया जाएगा। मौज मस्ती करते रहना। चलिए, ये प्रश्न है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सा ऐसे सही है या सही है, बताओ कौन सा सही होगा? सारे कथन यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, सारा का सारा यहाँ पर सही दिख रहा है। क्या है? यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न वायुदाब पेटी है, सही है। सूर्य प्रकाश की अपरेंट गति के साथ उत्तर दक्षिण की ओर खिसकती है, सही है। तीसरा है भारतीय मानसून की गतिशीलता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, सारे सही हो जाएंगे। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए, ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपास मिट्टी के विनिर्माण के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मैंने इसके बारे में कहा था, मिट्टियों का विवरण मैंने कहा था बीपीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया है 1 घंटे का, ठीक है। 1 घंटे वाला ना वीडियो देख लेना। अभी वीडियो जब ये वाला एंड होगा उसमें लगा दूंगा टाइम स्टैम्प में, वो वीडियो देख लेना कि आखिरी 20 दिन में कैसे पढ़ना है। और 20 दिन की स्ट्रेटेजी डे बाय डे मैंने उसमें कवर किया है। अगर डे 1 है तो डे 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, डे 2 में क्या पढ़ना है, इसी तरह 20वें दिन तक कवर कराया गया। सारा तीनों पेपर का आप इसमें कवर कर सकते हो। चलिए, 12वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, दक्कन के पठार की बेसाल्ट चट्टानें। जो काली मिट्टी होती है ना, इसको खास करके रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और मुख्य रूप से दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र का भाग हो गया, और कहां कहां, गुजरात का भाग हो गया, एमपी में भी पाया जाता है। और इसका निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से होता है। बेसाल्ट चट्टान का जो वेदरिंग होता है और इसी के क्षरण से होता है, जो डक्कन ट्रैप में ज्वालामुखी विस्फोट से बना होता है। और इस मिट्टी में ना नमी बनाए जाने की क्षमता जो है इसमें ज्यादा होती है, और कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, ठीक। अगला देखिए, एल नीनो घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो बच्चे ना ये वाला वीडियो देखे होंगे जो मैंने कल बताया था डे बाय डे पढ़ना है, उसमें मैंने ये भी कहा था कि एल नीनो से क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। ये सारा टॉपिक ना बाबू आप कंप्लीट कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाएगा, ठीक है। सही से देख लेना, जितना भी मैंने बताया उतना ही कवर करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। कथनों पर विचार कीजिए कहा जा रहा है, यहाँ स्टेटमेंट दिया गया कौन सा ये सही है या सही है, ठीक है। ये कौन सा सही होगा? पहला देखो क्या है, यह पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान को बढ़ाती है, सही है। दूसरा है, इसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। तीसरा है, ऑस्ट्रेलिया के बाढ़ का कारण बन सकता है, ये स्टेटमेंट ना गलत दिया गया है। क्यों गलत दिया गया है यहाँ पर? क्योंकि जो एल नीनो होता है ना, एल नीनो आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में सूखा और अत्यधिक गर्मी का कारण बनता है, बाढ़ का कारण नहीं बनता है, ठीक है। क्या चीज का? सूखा का कारण बनता है और गर्मी के कारण बनता है, एल नीनो के कारण। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला गलत हो गया, पहला दूसरा सही था, केवल 1 और 2, विकल्प सी बी करेक्ट आंसर हो गया।
चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की विशिष्टता क्या है? तो यहाँ पर दिख गया साफ साफ, शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल होता है। लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप के जो पश्चिमी किनारा है इस पर इसकी विशेषता मानी जाती है, और गर्मियों में सूखा और सर्दियों में वर्षा का कारण बनती है, जो पश्चिमी विक्षोभ का कारण होता है। और ये क्षेत्र में ना खट्टे फल की खेती ज्यादा होती है, खास करके अंगूर की, संतरा, ये सब ज्यादा उपजता है उधर। ठीक है, अगला देखिए, प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ्स के विकास के लिए कौन सी स्थिति आदर्श नहीं है? कौन सी स्थिति आदर्श नहीं है आप लोग बताना। ये हो जाएगा ताजा या कम खारा पानी। ठीक है, ज्योग्राफी में ना आपको मैंने मैंग्रोव कहा था, मैंग्रोव के साथ ना एक भूल गया था मैं बताना, प्रवाल भित्तियां, इसको जोड़ लेना। ठीक है, कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स को ना इसी में ऐड कर लेना, जहां पर मैंने मैंग्रोव्स को बताया था वहीं पर ना कोरल रीफ्स को भी जोड़ लेना, एक आध प्रश्न बन जाते हैं। भारत में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से किस क्षेत्र में वर्षा होती है? यह हो जाएगा उत्तरी मैदान और हिमालयी क्षेत्र, जो शीतकाल में होती है। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, और सर्दी के महीने के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में वर्षा और बर्फबारी करते हैं। और यह वर्षा जो होता है रवि फसल को क्या करता है? रवि फसल के लिए यह उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि फसल अच्छी हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये ऑप्शन सी दिख रहा है, यह इसे पार करने का एक दिन का अंतर पैदा करती है। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है लगभग 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। ये 0 डिग्री दिया गया था ना, नहीं, 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती थी, ये वाला गलत हो गया था। प्रशांत महासागर के बीच से गुजरती है और सीधी है, तो ये प्रशांत महासागर के बीच से गुजरती है, बताओ, लेकिन सीधी नहीं है। ये सीधी कहा जा रहा है ना, सीधी है, ये क्या होगा? सीधी नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट गलत था। ठीक, अब देखिए तीसरा सही है। चौथा क्या है? यह इसे पार करने का तापमान में बड़ा बदलाव लाती है। ठीक है, इसमें क्या करता है? यह ना पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने का एक दिन जोड़ा लगाता है, और पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने में एक दिन घटाया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट ना यहाँ पर गलत हो जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो होता है ना, क्षेत्र को विनियमित कर देता है, बदलाव नहीं कर, विनियमित कर देता है साफ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो दिख गया सारे गलत थे, ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही था। चलिए लंबा हो जाएगा टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? बताओ कौन सी नहीं होगी? विकल्प सी हो जाएगा, किरोसियो धारा, विकल्प सी। ठीक, अगला देखिए, भारत के किस राज्य में जस्ता यानी जिंक और सीसा का सबसे बड़ा भंडार है? बताओ कहां पर है? तो ये हो जाएगा कहां पर? ऑप्शन बी, राजस्थान में है। मैंने वीडियो में बताया था ना, सारा पढ़ लेना जा करके, जितने भी खनिज है, लौह अयस्क जैसे हो गया, जस्ता हो गया, सीसा, ग्रेफाइट हो गया, एल्युमिनियम जैसे बॉक्साइट का बताया था मैंने, सारा का सारा देख लेना। सोना, चांदी, हीरा कहां पर इसका खान है, ये सारा देखना है आपको, ये टॉपिक ही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा कौन सा नहीं होगा? ये हो जाएगा केन्या। ठीक है, केन्या इसका हिस्सा नहीं है। जो इथियोपिया है, सोमालिया हो जाएगा, इरिट्रिया और जिबूती, ये सारा इसका हिस्सा होगा, केन्या इसका हिस्सा नहीं है। चलिए अब जो होगा 21 से 30 तक के प्रश्न, ये इकोनॉमी के प्रश्न होंगे। पहला है यानी 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रॉन्ड की इक्विटी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ब्रॉन्ड के प्रति उपभोक्ता का सकारात्मक जुड़ाव और वफादारी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मूल्य भेदभाव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तीसरी डिग्री का अर्थ क्या होता है? ये ना बाजार को विभिन्न समूह में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह से अलग कीमत वसूलता है। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि प्रत्येक ग्राहक से उसकी अधिकतम इच्छा के अनुसार कीमत लेता है, जिसको ना पूर्ण या मूल्य भेदभाव भी कहा जा सकता है। यह होता है प्रथम डिग्री। द्वितीय डिग्री क्या होता है इसमें बताइए? द्वितीय डिग्री होता है मात्रा के आधार पर कीमत लेना, और तीसरा डिग्री का अर्थ होता है बाजार को विभिन्न समूहों में विभाजित करना और प्रत्येक समूह से अलग कीमत वसूल करना। अगला देखिए, यदि केंद्रीय बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओ के तहत सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है तो अर्थव्यवस्था पर तत्काल प्रभाव क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मुद्रा आपूर्ति घट जाएगी। ठीक है, और बैंक जनता इन प्रतिभूति को खरीदते हैं और इसके बदले केंद्रीय बैंक जो होता है इसको धन देते हैं। यदि मान के चलो नकदी बैंकिंग प्रणाली से बाहर निकलकर केंद्रीय बैंक के पास चली जाती है, जैसे कि वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं इनके पास ऋण क्या होता है? देने के लिए कम धन बचता है। इसके बाद क्या होता है? अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रा आपूर्ति जो होती है, मनी सप्लाई जो होगा क्या होगा? घट जाएगा, सीधे धराम से नीचे गिर जाएगा।
अगला देखिए, सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट और औसत कुल लागत, एवरेज टोटल कॉस्ट, एटीसी के बीच संबंध, सही संबंध क्या होगा? तो ये क्या होता है? विकल्प सी हो जाएगा। जब MC इक्वल टू एटीसी होता है तो एटीसी अपने न्यूनतम बिंदु पर होता है, ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है? बताओ कौन सा नहीं होगा? ये निगर कर हो जाएगा, निगम कर, जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, विकल्प सी। लाफर वक्र, लाफर कर्व किसके बीच संबंध दर्शाता है? बताओ कौन सा होगा? ये होगा कर की दरें और कुल राजस्व, कर की दरें और कुल कर राजस्व, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। और कर की दर में वृद्धि करेगा और निश्चित बिंदु तक ही राजस्व को बढ़ाने का काम करेगा ये, और एक इष्टतम बिंदु के बाद यह कर के दर अगर बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो लोग काम करना या निवेश करना ही छोड़ देंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे, करेंगे ही नहीं निवेश उसमें। इसके बाद क्या होगा? कुल राजस्व कर क्या होगा? एकदम से फिर ये भी गिर जाएगा। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि नॉन प्रॉफिट एसेट्स, NPA, बैंक के लिए किस प्रकार की समस्या पैदा करती है? ये पैदा क्या करेगी समस्या? तो मान के चलो, सबसे पहले तो ये देख लो NPA होता क्या? NPA वह ऋण होता है जिस पर बैंक को लंबे समय, आमतौर पर 90 दिन से अधिक के लिए ब्याज या मूलधन का भुगतान नहीं मिल पाता है। इससे बैंक की आय जो होती है रुक जाती है, इसके प्रोविजंस करने पड़ते हैं और बैंक का लाभ जो होता है, कमाने की क्षमता, जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है, गंभीर रूप से प्रभावित होता है। अगर आप कोई लोन लिए हो, 90 दिन तक भुगतान नहीं करोगे, अगले 90 दिन तक, तो बैंक तो सबसे पहले आपको ईमेल करेगा कि रे बबुआ हमको पैसा दे दो। एक वकील हायर करेगा, हर एक बैंक का अपना अपना एक वकील होता है, तो मेन वहां से ईमेल करेगा कि 15 दिन के भीतर आपका जो ड्यू पेमेंट है 2 महीना 3 महीना का, मान के चलो अगर आपका ड्यू पेमेंट 5,000 प्रति महीना है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 5,000 का 3 महीना का तो 15,000 हो गया, तो आपको ना बैंक नोटिस करेगा, ईमेल के माध्यम से नोटिस करेगा, 15,000 रुपया भेज दो, कितने तारीख? तो 12 मार्च के अंदर भेज दो, इतने के अंदर भेजो, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे। ये आपको नोटिस भेजेगा ईमेल के माध्यम से, और नीचे में ससुरा लिख देगा कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो इस नोटिस को इग्नोर करें। अगर तुमको पता ही है कि इसने पेमेंट नहीं किया, फिर क्या लिख रहे हो कि पेमेंट कर दिया तो इसको इग्नोर करे? आपको पता है तभी तो नोटिस कर रहे हो। ये ना धमकाने का एक बैंक का काम होता है, और इसी को कहते हैं NPA। ये 90 दिन वाला मामला जो होता है, इसी को NPA कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, BOP के चालू खाता यानी करंट अकाउंट्स का घटक नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पर, बताइए कौन सा नहीं होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI। BOP के 2 घटक होते हैं, आप सभी को पता है। पहला क्या होता है? चालू खाता, पहला चालू खाता, और BOP का दूसरा घटक क्या हो जाएगा? पूंजी खाता। पता है ना आपको, या भूल गए? चालू खाता क्या होता है? इसमें वस्तु और सेवा का व्यापार होता है और आय और वर्तमान हस्तांतरण जैसे प्रेषण शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। क्या? वस्तु सेवा, वस्तु प्लस सेवा इसमें ऐड करो। और पूंजी खाता में क्या होता है? इसमें FDI होता है, ठीक है, FPI होएगा, विदेशी ऋण होगा, बैंक जमा, ठीक है, ये इसका हिस्सा हो जाता है। किसका? पूंजी खाता का हिस्सा। तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI किसका हिस्सा? पूंजी खाता का। पूंजी खाता किसका हिस्सा? BOP का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है ना, जा रहा है ना अच्छे से। चलिए अगला देखिए, स्टैगफ्लेशन की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन क्या होगा? ये हो जाएगा स्थिर अर्थव्यवस्था यानी रुकावट हो जाएगी, और उच्च बेरोजगारी और उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति बनेगी। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्टैगफ्लेशन होता है ना, एक दुर्लभ और जटिल घटना होता है, एक आर्थिक घटना होता है, जहां अर्थव्यवस्था जो होता है ना स्टेगनेंट होती है और विकास दर क्या होती है? कम हो जाती है, या तो कम होगा या तो शून्य हो जाएगा। और बेरोजगारी की दर क्या होगा? जैसे ही अर्थव्यवस्था शून्य होगा बेरोजगारी बढ़ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है, पूछेगा इस तरह का प्रश्न। मान के चलो बेरोजगारी की दर उच्च होगी तो क्या होगा? उच्च मुद्रास्फीति होगी, कीमत बढ़ेगी। तो यही सारा ना एग्जाम में पूछा जाता है। विकास दर कमेगा तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगा। ये सब पूछेगा आपको, ये सब ना अच्छे से नोट करते रहिएगा। यदि किसी देश का मानव विकास सूचकांक HDI बढ़ता है तो इसका क्या अर्थ होगा? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय तीनों में सुधार हुआ है। विकल्प सी इसका, वेरी इजी। चलिए अब आते हैं मेन महारत की तरफ, इतिहास वाला प्रश्न। यहां से ना यही गेम चेंजिंग होने वाला आपका, यहीं से गेम चेंज करेगा आपका। एक तो गेम चेंजर पहला कौन सा होगा? पहला हो जाएगा आपका साइंस, दूसरा हो जाएगा करंट अफेयर्स। क्योंकि इसमें ना सारे बच्चे फंसेंगे, जो महारथी होंगे वो भी फंसेंगे, जो जीरो वाले होंगे वो भी फंस जाएंगे।
दूसरा आएगा ना तीसरे स्थान पर हिस्ट्री वाला पार्ट आएगा, क्योंकि इसमें क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे फैक्ट्स रट के जाएंगे और बहुत सारे बच्चे ना कंसेप्ट के चक्कर में फैक्ट छोड़ देते हैं। तो क्या करता है बीपीएससी, कॉन्सेप्ट में ही फैक्ट घुसा देता है। आपको ईस्वी नहीं याद रहेगा, एक एक ईस्वी 1972 73 कर देगा, आप कंफ्यूज रहो वहां पर 1972 है कि 73 है भैया। अब एक मान के चलो एक स्टेटमेंट आपसे बन गया, दूसरा नहीं बन रहा है, ईस्वी नहीं याद है तो बनेगा कहां से। तो ये वाला ना बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। चलिए 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा कथन सही है। बार बार बोलता हूं, सीधे भागो कूट की तरफ। अगला क्या है, इसमें देखना है पहले कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। हड़प्पा संस्कृति में मोहरें मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से बनाई गई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और लंबी दूरी के व्यापार जो होते थे, पैकेजिंग पर मोहर लगाने के लिए किया जाता था इसको यूज, ठीक है। मोहरों पर दर्शाए गए जानवर लोगों की धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते थे। जो यूनिकॉर्न कुबर वाला बैल था ना, उसी को दर्शाया गया था, धार्मिक मान था। ये ना मिथक का हिस्सा माना जाता है। इसको ना लोग कहते हैं कि नहीं ये झूठ है, लेकिन ऐसा हुआ था तभी तो कहा जाता है। इसमें जो कुबर वाला बैल है, कुबर वाला बैल, इसी का मोहर बनता था। ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। तीसरा है, हड़प्पा की मोहरें सेलखरी जो स्टेलाइट से बनी जाती थी, तो ये ना बिल्कुल सही दिया गया है। ये नरम पत्थर होती थी सेलखड़ी, ये सेलखड़ी जो होती थी ना नरम पत्थर होती थी, इसी से बनाया जाता था इसका मुहर। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तीनों सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला देखिए, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी केव का महत्व किस घटना से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, प्रथम बौद्ध संगीति से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, बार बार मैं बताता हूं, फिर से बता दे रहा हूं, बाकी और देख लेना कहां पर हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे और उस समय किसका शासन काल था, सारा पता होगा ना। बौद्ध संगीति से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया गया जिसमें सारे बौद्ध संगीतियों को इंक्लूड कर दिया गया, देख लेना जाकर के, 1.5 मिनट का शॉर्ट है। इसी यूट्यूब चैनल शॉर्ट वाले सेक्शन में जाओगे ना, ये सारा दिख जाएगा। और जो शॉर्ट अपलोड किया जाता है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन का अपलोड किया जाता है। एक शॉर्ट मतलब एक क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम है 80 से 90% तक। शॉर्ट वाला सेक्शन भी आप लोग देखते रहो, रील्स स्क्रॉल किया करो थोड़ा थोड़ा, परीक्षा वाटी वाला जाकर के। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शून्य यानी जीरो की अवधारणा का विस्तृत उल्लेख करती है। ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, विकल्प बी, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। 7वीं शताब्दी में 7th सेंचुरी में जो हुआ ना, अपनी पुस्तक जो ब्रह्मफुट सिद्धांत है, शून्य को एक संख्या के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। किसने स्थापित किया था, ये आर्यभट्ट ने किया था, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत आर्यभट्ट ने, ठीक है। अगला देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को स्मृति साहित्य के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है, कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा भगवत गीता, भगवत गीता हो जाएगा। और धार्मिक साहित्य को मुख्य रूप से श्रुति जो कि सुना गया जैसे कि वेद हो गया, स्मृति जो याद किया गया है, और धर्मशास्त्र जैसे पुराण हो गया, महाकाव्य, इन सब में बांटा गया है। एक वीडियो है इससे रिलेटेड, आप लोग जाना यूट्यूब पर देखना, वो वीडियो ना सुपर 30 वाले को ना मिला है, एंशिएंट हिस्ट्री करके होगा, ठीक है। जहां से मैंने कहा था कि 2 से 4 मार्क्स तक आपका बन सकता है एक वीडियो से। अब पक्का पूरी 1 घंटे का वीडियो है, ठीक है, 1 घंटे का वीडियो। जाना यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ये एंशिएंट हिस्ट्री एडियो, ये वाला वीडियो मिल जाएगा आपको, जिसमें ना एंशिएंट हिस्ट्री का ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर कराया है। अगला देखिए, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही है। अब बताओ कौन सा सही होगा। पहला देखिए क्या है, उसका साम्राज्य गुप्तों की तुलना में अधिक सामंती था, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। जो हर्ष का साम्राज्य था ना, गुप्त की तुलना में बहुत सामंतवादी था, जमींदारी प्रथा थी, सैन्य सेवाओं में के बदले भूमि अनुदान दिया जाता था, ये ना बहुत अधिक स्पष्ट दिखाई देता है उसमें, ठीक है, ये फ्यूडल था। अगला क्या है, उसके पास नियमित कर प्रणाली नहीं थी और भूमि कर का भुगतान नगद में किया जाता था, ये स्टेटमेंट गलत दिया गया। क्यों, तो हर्ष के पास एक नियमित कर प्रणाली थी। ह्वेनसांग इसकी व्याख्या करता है, ठीक है, क्या ह्वेनसांग इसका व्याख्या करता है कि भूमि कर जो है आमतौर पर उपज का 1/6 भाग था उस समय, ठीक है, यह एकत्रित किया जाता था मुख्य रूप से वहां पर जो वस्तु के रूप में, नगद के रूप में नहीं, वस्तु ही लिया जाता था। ह्वेनसांग इसकी व्याख्या भी करता है। तो नियमित कर प्रणाली नहीं था, ये कहा जा रहा है स्टेटमेंट, इसमें नियमित कर प्रणाली था, ठीक, और भूमि कर का भुगतान नगद में किया जाता था, ये वाला भी गलत है, क्योंकि वहां पर भूमि कर जो है वस्तु सेवा में लिया जाता था, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उसके प्रशासन की विस्तृत प्रशंसा की, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से प्रशंसा किया है। और ह्वेनसांग ने हर्ष के साम्राज्य में कानून व्यवस्था हो गया, दानशीलता जो दान देता था, और प्रयाग में महामोक्ष परिषद और सामान्य प्रशासन की काफी प्रशंसा की है ह्वेनसांग ने,
ठीक है, तो ये वाला सारा का सारा देख लो कौन सा होगा। पहला तो सही हो गया, दूसरा गलत था, तीसरा सही हो गया। तो 1 और 3 सही था, सही पूछा जा रहा, 1 और 3 राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवान ए मुस्तखराज क्या था। दीवान ए मुस्तखराज जो था ना, बकाया भू राजस्व था, जो लैंड रेवेन्यू होता था, इसकी वसूली किया जाता था, ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय काल था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, शॉर्ट में लिख देता हूं एक ही, अलाउद्दीन खिलजी। और इसका उद्देश्य था कि राजस्व प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकना और राजस्व अधिकारी जो आमिल होते थे, जो मुकदमा चलाया जाता जिन पर, उनसे बकाया या अतिरिक्त भू राजस्व की वसूली करना, ताकि किसानों से अधिक वसूलना और सरकार को कम जमा करना, इसी के कारण ये हुआ था, ठीक है, बकाया भू राजस्व प्रणाली की वसूली किया जाता था। अगला देखिए, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप दिया था। इल्तुतमिश, आप सभी को पता होगा, इक्ता प्रणाली की शुरुआत इसी ने की थी। और इक्ता ने एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा होता था। इक्ता क्या होता था? भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा। एक वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए, सुपर 30 वालों के लिए। इसमें ना सुपर 30 का जो पार्ट दिया गया है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देंगे आप लोग को, ठीक है। ये ना सोचना कि सिर्फ टेस्ट सीरीज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही, जो जैसे इक्ता प्रणाली हो गया, इक्ता क्या है पूछ दिया जाएगा, इक्ता का क्या अर्थ होगा, तो ऐसे इस तरह के ना 100 प्लस इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना, इसको भी देख लेंगे। इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं जो इस हिस्ट्री में एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक, इसको भी एक वीडियो लेकर के आएंगे, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा वो भी, ठीक है। बहुत जल्दी वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा देखने को इसी यूट्यूब चैनल पर। विजयनगर साम्राज्य के अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? ये अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कृष्णदेव राय जो था तुलुव वंश के दरबार में रहते थे। किसके? तुलुव वंश के। तुलुव वंश की स्थापना कब हुई? संस्थापक कौन? समझ गए ना? आगे बोलना पड़ेगा कि कमेंट करना है? अब समझ गए हो आप लोग को, कमेंट करना है। चलिए अगला देखिए, मुगल काल में जब्ती प्रणाली, जब्त सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भूमि राजस्व निर्धारण और संग्रह की एक मानकीकृत प्रणाली स्थापित करना। विकल्प सी राइट आंसर हो गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा ऐसे सही है पूछा जा रहा है। यहाँ पर पढ़िए इसको। यह व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। बिल्कुल सही है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में? थॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया था। थॉमस मुनरो के द्वारा। आपका जो मैंने सिलेबस बताया था कि 20 दिन में क्या पढ़ना है, मैंने कहा था ना कि जो गवर्नर जनरल है और उस जो वायसराय है उसको देख लेना, कब से कब उसका शासन काल था और क्या क्या कांड किया था ससुरा यहाँ पर आकर के, वो भी देख लेना। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सही हो गया। दूसरा देखिए, जमीन का मालिकाना हक सीधे किसानों को दिया गया था। दिया गया था, बताओ सही है ना? बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि और इसमें ना किसान को भूमि का मालिक माना जाता था और राजस्व का भुगतान सीधे सरकार को करना होता था, जिससे बिचौलिया जमींदार को भूमि समाप्त हो गया था। तो बिचौलिया जमींदार नहीं था, यह भी सही दिया गया। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, तो 1, 2 और 3 होना चाहिए। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आया मेन, निम्नलिखित संगठनों को उनके संस्थापक के साथ सुमेलित करना। संगठन दिया गया, संस्थापक दिया गया। कूट की तरफ बाद में जाएंगे। क्या कहा जा रहा है? सही कूट का चयन कीजिए। मोटा मोटी देख लिए। अब संगठन को संस्थापक से मिला दीजिए फटाक से। आत्मीय सभा की स्थापना किनके द्वारा? बताओ। राजा राम मोहन राय द्वारा। कब किया गया आत्मीय सभा? 1815। आर्य समाज की स्थापना 1875। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन, देखो रामकृष्ण मिशन 1897, ठीक, स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब क्या बचा? 1897 था ये। सत्यशोधक समाज 1873, किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था ये। तो सारा सारा मिलान कर लिए, क्या हो गया? 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3। अब देख भैया कूट में क्या है? 2, 1, 4 और 3 कौन सा होगा? 2, 1, 4 और 3। पहला वाला दिख गया, बहुत इजी हो गया। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस समाजक सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह, विडो रिमैरेज के लिए सबसे प्रमुख प्रयास किए थे? ये कौन होंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। विकल्प भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? 1856 में हिंदू विधवा विवाह जो पुनर्विवाह अधिनियम था ये पारित हुआ, जिससे विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। कब? 1856 में। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा ऐसे सही है? डायरेक्ट यहां पर आ जाना उठ के।
चलिए पढ़िए। पहला है वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। सही दिया गया है, ये वाला गलत है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के तहत 1774 ईस्वी में हुआ था। कब? 1774 में हुआ था, ठीक है, ना कि 1773 में। तो 1773 भैया ये गलत दिया गया है। साथ ही गवर्नर जनरल इन काउंसिल के निर्णय पर वीटो नहीं कर सकता था, इसमें कोई वीटो का अधिकार भी नहीं था। ये वाला स्टेटमेंट तो पहला गलत दिख गया। दूसरा देखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया था। ये वाला क्या है? सही दिया गया, सही दिया गया। जो 1784 का दोहरा शासन का नियम था, इसके तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, नियंत्रक मंडल बनाया गया था, इसने राजनीतिक दल को देखना शुरू किया था, राजनीतिक मामलों को देखता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो निदेशक मंडल होते थे, वाणिज्यिक मामलों को देखभाल करते थे। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। चलो तीसरा क्या है? 1833 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो मोनोपोली को पूरी तरह समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही दिया गया है। और खास करके कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए थे। 1833 के चार्टर अधिनियम ने चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया। इसने उसको भी मिट्टी में मिला दिया ससुरा, जिससे कंपनी को पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। ये वाला भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत था। यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, 2 और 3। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद के अग्रदूतों यानी कि पायनियर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक नेशनलिज्म में शामिल नहीं थे? नहीं को यहां पर नोट आउट कीजिए और उसके बाद बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, विकल्प सी करेक्ट आंसर होगा। जो धन निष्कासन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी था, आरसी दत्त ने कहा था, जिसमें भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था। एमजी रेनाडे इसमें शामिल थे। और नेताओं ने ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीति की आलोचना भी की थी, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले एक बहुत इंपॉर्टेंट थे उस समय। और मुख्य रूप से आर्थिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत का गढ़ना, विश्लेषण करना, इसमें दादा भाई नौरोजी और रानाडे का योगदान ना सबसे ज्यादा माना जाता है। इनका दादा भाई नौरोजी और एमजी रानाडे का योगदान सबसे दिख रहा था। चलिए अगला देखिए। नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया निम्नलिखित में से किसकी दुर्दशा को चित्रित करता है? ये जो है ना दीनबंधु, ये नील बगान मालिक के खिलाफ लिखा गया था। 1860 ईस्वी में एक नाटक है, बंगाल के उन किसानों की दयनीय स्थिति को उजागर किया था जिन्होंने ब्रिटिश बगान मालिक द्वारा जबरन नील की खेती करवाने के लिए मजबूर करता था। और इसी नाटक के माध्यम से नील विद्रोह यानी इंडिगो रिवोल्ट जो है, इसी को बढ़ावा मिला था। और इसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था किन्होंने? दीनबंधु मित्र ने। चलिए अगला देखिए। 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP योगम की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य निम्न जातियों का उत्थान करना था? ये कौन सा हो जाएगा? श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। 1903 ईस्वी में। कब? 1903। हंटर आयोग जिसकी रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे था? यह हंटर आयोग ना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। 1882-83 में लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन, ये मैंने बोला ना अभी पहले, थोड़ा देर पहले चर्चा की है, कौन सा वायसराय कब था, क्या क्या कांड किया। तो यहां देखो एक कांड किया, क्या? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नीति ला दिया। और इसका उद्देश्य था कि भारत में शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करना। और खास करके जो 1854 का जो वुड्स डिस्पैच था, वुड्स डिस्पैच के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, वुड्स डिस्पैच के बारे में पढ़े होंगे। इसके बाद ना प्राथमिक शिक्षा के विकास पर ना विशेष जोर दिया जाने लगा और इसमें सुधार के लिए कई सिफारिशें भी की गई थी। अगला देखिए। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का पैगंबर कहा जाता है? यह माना जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। अगला देखिए। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? ये कौन सा घटना था? चौरी चौरा का घटना था। कहां पर हुआ था? ये 5 फरवरी को हुआ था 1922 में। कहां हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, जहां एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया। और इसके बाद कितने मरे थे? 23+1, सही है ना? सॉरी 23+1, एक पुलिस का ना मेन अधिकारी मारा गया, 23 सिपाही भी मारे गए, ठीक है। तो इसके बाद ना गांधी जी बहुत आहत हुए और 12 फरवरी को 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया। अगला देखिए। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे जिन्होंने भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था? मैंने कहा था ना सारे पुस्तक साहित्य को पढ़ लेना, सारे पुस्तक साहित्य से भी प्रश्न आते हैं, ये भी देख लो आप। आ गया ना प्रश्न? ये ना बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया जो शेड्यूल है 20 दिन का, उसको ना आप लोग फॉलो कीजिए।
जो लोग ना विश्वास नहीं करेंगे ना, फिर भी आंख बंद करके फॉलो करो, 20 दिन में ऐसे भी कुछ नहीं कर लोगे आप, उसको फॉलो कर लोगे, हो सकता है कि रिजल्ट हो जाए। कुछ बच्चे पढ़ने वाले बहुत होते हैं, रिजल्ट नहीं होता है, कुछ बच्चे 3 महीने पढ़ के रिजल्ट लेके निकल लेते हैं, आराम से जॉब में मस्त में रहते हैं। ये वाला देखो, इसका क्या होगा, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1910 ईस्वी में, ठीक है, 1910 में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था इसके माध्यम से, और इसी दावे के लिए तिलक ने सिरोल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा था यह भी दायर कर दिया था। और उसके बाद ना इंग्लैंड में हार भी गए थे, कौन? ये बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक हार भी गए थे इंग्लैंड में मुकदमा। अगला प्रश्न है, प्राचीन बिहार के संदर्भ में ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र की स्थापना का श्रेय किस पाल शासक को जाता है? अब बताइए, क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल वाला करवाए थे, ये वाला था कि नहीं उसमें क्वेश्चन, तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो ये किसने करवाया था? तो गोपाल ने करवाया था। कहां पर? बिहार शरीफ के पास कराया था, जो नालंदा और विक्रमशिला के साथ एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र था, और पाल वंश का शासक था ये गोपाल। कौन सा? पाल वंश का शासक। और जो मैंने 20 दिन का स्ट्रेटेजी बताया था, देखना उसमें पाल वंश के बारे में मैंने बोला ना, पढ़ो इसको, यहां से प्रश्न बनेंगे। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? बताओ इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसमें शामिल नहीं थे, विकल्प डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध के उत्थान में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक सबसे महत्वपूर्ण था? ये बताओ कौन सा? तो ये गंगा नदी के कारण उपजाऊ मिट्टी हो गया, विंध्य और कैमूर पहाड़ियों से प्राप्त खनिज संसाधन, राजगीर और रणनीतिक पहाड़ी स्थिति, ये सारे हो जाएंगे उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर। बिहार में लोहानी वंश के शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बिहार पर नियंत्रण किया? साफ साफ कहा लोहानी वंश पढ़ लेना। जो 20 डे का स्ट्रेटेजी मैंने बताया, लोहानी वंश को मैंने स्पेशली बोला कि इसको पढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 जो दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, और बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने में यह सफल रहा था। जो हुसैन शाह सरकी था, मैंने कहा था ना सरकी वंश पढ़ लेना, हुसैन शाह सरकी जो था इसी को हराया था और बिहार शरीफ पर कब्जा कर लिया। बिहार कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत बन गया था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रांत बना था बिहार, ये भी ध्यान रखना है। किसके शासनकाल में? यही हराया था हुसैन शाह सरकी को। किसने हराया था? तो सिकंदर लोदी ने। अगला देखिए, बिहार में किस जनजाति द्वारा सोहराई त्योहार मनाया जाता है? ये सोहराई त्योहार संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मैंने कहा था ज्योग्राफी वाला, जो जितने जनजातियां हैं ये सारा देख लेना, और खास करके बिहार के संदर्भ में और देख लेना। प्राचीन बिहार में जैन धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट कूट है, कौन सा सही है? सीधे कूट की तरफ भागो। पहला है, जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली की कुंडल ग्राम में हुआ था, बिल्कुल सही दिया गया है। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। अगला है, मगध के शासक बिंबिसार और अजातशत्रु ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। और उसका पुत्र जो था अजातशत्रु मगध का शक्तिशाली राजा भी था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण दिया था, और महावीर और बुद्ध दोनों उनके समकालीन थे, ये भी राइट आंसर हो गया। तीसरा है, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, सही है ना, बिल्कुल सही हुआ। प्रथम जैन संगीति जो हुआ था कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था उस समय। और इसमें जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ 12 अंग का संकलन किया गया था। 12 अंग जो जैन धर्म का संकलन है इसी में हुआ था, प्रथम जैन संगीति में ही संकलित हुआ था। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस नेता को नेपाल में निर्वासित जीवन जीना पड़ा और बाद में उनकी मृत्यु हो गई? ये कौन से नेता थे? इनका नाम बताओ फटाक से। ये अमर सिंह थे, ठीक है, ये अमर सिंह थे। अमर सिंह, देखो विकल्प में है कि नहीं, अमर सिंह। चलिए विकल्प सी दिया गया है, अमर सिंह। अगला देखिए, बिहार के भौगोलिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में किस नदी के दक्षिण में स्थित मैदान को मगध मैदान के नाम से जाना जाता है? यह हो जाएगा कौन सा? तो गंगा का क्षेत्र हो जाएगा। नदियों के बारे में साफ साफ सिलेबस है आपका, साफ साफ बीपीएससी ने इंक्लूड कर दिया है कि बिहार की नदियां, आपका जो मैंने बताया सुपर 30 वालों, या फिर जो भी बच्चे वीडियो देखे होंगे, मैंने साफ साफ कहा था एडीओ आपका घर है और इसके 11 सदस्य हैं। 11 सदस्य में एक सदस्य था 6 या 7वें नंबर पर था, वो सदस्य क्या था? बिहार की नदियां, रिवर ऑफ बिहार,
रिवर ऑफ बिहार, ये आपका सिलेबस ही है। तो गंगा नदी का क्षेत्र है, तो गंगा नदी का क्षेत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको पढ़ना है और ये ना 20 दिन के सारा सिलेबस में आपको कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं एग्जाम में, अगर सही से पढ़ लोगे आप 14-15 घंटे। चलिए अगला है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और इस अधिवेशन का मुख्य परिणाम क्या था? बताओ किसने अध्यक्षता की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा चितरंजन दास और स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला हुआ था 1912 में। 1912 कहां पर हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर में। 1912 बांकीपुर पटना में हुआ था। चितरंजन दास इसके अध्यक्ष बने थे और इसी अधिवेशन में काउंसिल एंट्री यानी विधान परिषद में प्रवेश के मुद्दे पर मतभेद हुआ। फिर सीआर दास, चितरंजन दास यानी कि और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने नेता परिषद में प्रवेश करके सरकार के काम में बाधा डालना चाहा, लेकिन गांधीवादी नो चेंजर्स इसका विरोध करने लगे। प्रस्ताव खारिज होने पर चितरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के 1923 ईस्वी में क्या होता है? स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है। स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है यहीं से। अगला देखिए, बिहार में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल को उनकी विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने कहा था, खास करके पढ़ लेना। और जो प्रारंभिक इतिहास है जिसके बारे में पढ़ना था आपको पहले ही दिन, आज आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज 20 तारीख है, 20 तारीख को आज ये टेस्ट हो रहा है, आज आपको वो सब भी पढ़ना था। इसका राइट आंसर क्या होगा? मिलान कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे। पहला है चिरांद नवपाषाणकालीन उपकरण और बस्तियां हैं। यूपीएससी वाले एस्पिरेंट का ना मैप देख करके डायरेक्ट बोल देता है ये स्थल किसकी विशेषता के लिए है, विशेषता दे देगा, ये कौन सा स्थल है पूछ देगा डायरेक्ट। और ये भी नहीं रहता उसमें कि कौन सा स्थल का नाम रहेगा, सिर्फ मैप में ना मान के चलो ये वाला मैप है, इस तरह से यहाँ पर ना पॉइंट आउट कर देगा, आप खुद समझो कि कहां पर ये केरल में है, तमिलनाडु में, खुद समझो। तो यहाँ पर तो बहुत इजी है, चिरांद ये हो जाएगा नवपाषाणकालीन उपकरण और बस्ती। सोनपुर गया, तो ये गया जिला में महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणकालीन जो कैलकोलिथिक स्थल है, जहाँ के तांबे का औजार और काली मिट्टी लाल बर्तन मिलते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी का तीसरा हो जाएगा ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य। कुम्हरार पटना से क्या मिलता है? यहाँ से मिलता है मौर्यकालीन लकड़ी के ढांचे। क्या हो गया? 2, 3 और 1 हो गया इसका राइट आंसर। 2, 3 और 1 देख लो कौन सा है, पहला ही विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलो 61 से 85 तक साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। साइंस वाला पोर्शन भी आपको भेजा गया होगा पीडीएफ। चलिए पहला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में संचरण नहीं हो सकती है? ये कौन कौन सी तरंगे होंगी बताओ? ये ध्वनि तरंगे जो होगी निर्वात में नहीं संचरित होगी, और इसके लिए एक माध्यम होना चाहिए। माध्यम क्या हो सकता है? ठोस का हो सकता है, तरल का हो सकता है, या गैस का माध्यम हो सकता है। इसकी आवश्यकता होती है। निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। इसके विपरीत जब प्रकाश तरंग हो गया, रेडियो तरंग, एक्सरे रेज हो जाएगी, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है, वो निर्वात में प्रकाश की गति से ही यात्रा कर लेगी। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो गया? कौन सा नहीं होगा? तो ये हो जाएगा ध्वनि तरंग। विकल्प केवल 2 ही सही था ना, विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ के बढ़े। ब्लैक होल की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ब्लैक होल की घटना क्या है? तो इससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत मजबूत होता है। बिल्कुल सही दिया गया है। जो इवेंट हेरोइन होता है, जो इवेंट होराइजन होता है, जो घटना क्षितिज के पार किसी भी चीज तक प्रकाश को भी बाहर नहीं निकलने देता। ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा है ब्लैक होल किसी तारे के जीवन चक्र का अंतिम चरण हो सकता है। सही दिया गया। जब बहुत बड़े तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के बाद ढह जाते हैं तो ब्लैक होल तभी बनते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो ब्लैक होल के हॉकिंग विकिरण यानी कि हॉकिंग रेडिएशन उत्सर्जित होता है, ये भी सही दिया गया। जो सैद्धांतिक भौतिकी के अनुसार जो होता है, स्टीफन हॉकिंग ने प्रस्तावित किया था कि ब्लैक होल जो है पूरी तरह से काला नहीं होगा, जबकि वे हॉकिंग विकिरण के रूप में धीरे धीरे ऊर्जा उत्सर्जित करेगा और अंत में वह क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा। ये थ्योरी आप पढ़े होगे। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तीनों का तीनों सही है। यहाँ पर तीनों के तीनों विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला देखिए, एक परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर के निम्नलिखित में से किसका उपयोग मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? ये कौन होता है? ये होता है भारी जल, और क्या होता है? ग्रेफाइट का यूज होता है। ध्यान रखना, भारी जल यानी ड्यूटोरियम ऑक्साइड, भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है। ठीक, ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट आया तो एक चीज याद आ गया, ग्रेफाइट के खान बिहार में कहां कहां मिलते हैं बताओ, महत्वपूर्ण स्थल, और इंडिया के संदर्भ में भी बताना, आप कमेंट करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा और तीसरा हो गया ना, दूसरा और तीसरा सही है। विकल्प कौन सा होगा? बी हो जाएगा, 2 और 3। अगला देखिए, एक उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग आमतौर पर निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दूरदृष्टि दोष। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा यानी डीसी में परिवर्तित कर देगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जो रेक्टिफायर होता है यही करता है, इसको चेंज कर देता है। और रेक्टिफायर के विपरीत कार्य करता है यानी कि डीसी को एसी में बदल देगा। ठीक, और डायनेमो क्या होता है? डायनेमो क्या हो जाएगा? तो डायनेमो जो होता है ना एसी या डीसी दोनों में बदलता है, इस ना दोनों का काम करता है। अगला देखिए, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अपरिवर्तित रहती है? अपरिवर्तित कहा जा रहा है कि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ये अपरिवर्तित रहेगी। अगला देखिए, एक चलती हुई कार अचानक रुक जाती है, यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? बचपन में ना टीचर आपके पढ़ाते होंगे, ये न्यूटन का ना फर्स्ट लॉ हो जाएगा, गति का पहला नियम, जो जड़ता कहते हो, जड़ता का नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक, आगे बढ़े, ऑप्शन सी हो गया न्यूटन का गति का पहला नियम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह स्थापित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव है? ये कौन सी घटना हो जाएगी? ये हो जाएगी ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विशिष्ट तल तक सीमित हो जाता है और घटना केवल अनुप्रस्थ तरंग में ही संभव होगा। जो अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं जैसे कि ध्वनि तरंग हो गया, ध्रुवीकृत नहीं होगा। ये व्यतिकरण और विवर्तन तरंग की समानताएं हो जाती है, चाहे वे अनुप्रस्थ हो चाहे अनुदैर्घ्य, कोई भी हो। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विद्युत चालक है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा सबसे अच्छा होगा? चांदी, चांदी। अगला देखिए, क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक्स ना बहुत कम तापमान के अनुप्रयोग से संबंधित हो जाता है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आमतौर पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -238 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों, इससे नीचे का उत्पादन होगा और व्यवहार से संबंधित होगा। और इसी तकनीक का उपयोग करके जो रॉकेट इंजन होता है, क्रायोजेनिक इंजन, इसमें ईंधन को अत्यधिक ठंडे तरल के रूप में संग्रहित किया जाता है। और ना एक चीज और ही होता है, चिकित्सा विज्ञान में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्रायोजेनिक्स है ना, इसका चिकित्सा विज्ञान में भी यूज होता है, चिकित्सा विज्ञान में भी, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला देखिए, ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट कूट कौन सा सही है? डायरेक्ट यहां आना है। पहला देखो, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल सही दिया गया है। और ये मात्रा के हिसाब से सबसे प्रमुख भी है और मानव गतिविधि में ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान भी इसका ही है। मीथेन CH4 की प्रति अणु उष्मा अवशोषित करने की क्षमता CO2 से अधिक होती है, बिल्कुल ज्यादा होती है, और 20 वर्षों की अवधि में और भी अधिक होती है। अगला देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड N2O एक महत्वपूर्ण मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है। जो नाइट्रस ऑक्साइड है मुख्य रूप से ना कृषि औद्योगिक प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है और शक्तिशाली ग्रीन हाउस हो जाता है। ये भी राइट आंसर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों सही हो गए, 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर हो गया। परमाणु रिएक्टर के प्रयुक्त ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से वही चीज है, इतना लंबा देख के हदसना नहीं है। तीनों को ऐसे लाइन करो, फिर ऐसे करो जैसे अभी कर रहे हैं, ऐसे जाना एग्जाम में, सेम करना। ठीक है, सीधे याद रखना। सर ने क्या कहा था? स्टेटमेंट देखो, कूट देखो। कूट अब देख लिए, कहा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है। अब एक एक देखते हैं। पहला है, यूरेनियम 235 सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला विखंडनीय फिसल ईंधन है, ये सही है? बताओ। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही दिया गया है। इसका प्राथमिक परमाणु ईंधन होता है, जो प्लूटोनियम 239 होता है ना, महत्वपूर्ण विखंडनीय पदार्थ भी होता है, जो ब्रीडर रिएक्टर में यूज होता है। किसमें? ब्रीडर रिएक्टर जो होता है इसी में इसका यूज किया जाता है। ये तो सही हो गया। प्लूटोनियम 239 का उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है, सही है ये। ठीक, तीसरा क्या है? प्राकृतिक यूरेनियम के रूप में यूरेनियम 235 होता है। ठीक, ये भी सही दिया गया है। तीनों के तीनों हो जाएंगे। इसमें ना केवल 0.7% होता है और अधिकांश रिएक्टर में यूरेनियम का संवर्धन यानी कि इनरिचमेंट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही हो गए यहाँ पर। सॉरी, तीसरा तो गलत हो गया ना, 0.7% होता है, तीसरा तो गलत हो गया यहाँ पर, पहला दूसरा ही सही होगा। विकल्प भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और प्राकृतिक यूरेनियम में मुख्य रूप से यूरेनियम 238 होता है। ठीक है, 235 नहीं होता है, 238 होता है। मैंने देखा नहीं, मैंने भी सही कर दिया इसको, 238 होता है, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। और 0.7% ही होता है इसमें। आगे बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं 73 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता है? फटाक से बताइए। ये हो जाएगा नायलॉन। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग आमतौर पर किसके उत्पादन में किया जाता है? ये हो जाएगा वनस्पति तेल से घी, वसा। ठीक है, अगला देखिए, क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में सही दिया गया है? यहाँ पर जो है ना 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कूट नहीं है ना, 4 ऑप्शन दिए गए। अब बता कौन सा सही होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प सी वाला सही होगा, बाकी सबको अलग कर लो। ठीक, विकल्प सी यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मुख्य ऊर्जा स्तर सेल परमाणु के नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी निर्धारित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बायोडिग्रेडेबल है? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज। निम्नलिखित में से किस यौगिक को बुझा हुआ चूना कहा जाता है? वेरी इजी आंसर, ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक। कोशिका सिद्धांत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट, कौन सा सही है? देखिए कौन सा सही होगा। पहला है सभी जीवित कोशिका और उनके उत्पाद से बने होते, बिल्कुल सही दिया गया है। जो स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ इन विचरों ने इसका सिद्धांत दिया था। सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, ये भी सही दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, ये भी सही दिया गया है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि वास्तविक में ना कोशिकाएं नहीं होती है, वे ना केवल एक मेजबान कोशिका के अंदर ही प्रजनन कर सकता है। जैसे कि जो चयापचय होता है, जो मेटाबॉलिक होता है, मशीनरी नहीं होता है, जीवित और निर्जीव के बीच एक कड़ी माना जाता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तीनों के तीनों यहाँ पर सही हो गए। अगला देखिए 79, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक सेल ऑर्गन में अपना स्वयं का डीएनए का और राइबोसोम होता है? किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बिल्कुल होता है। दूसरा है हरित लवक, इसमें भी होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक। हरित लवक जो है इसमें भी होता है। हरित लवक क्या होता है? पौधा में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार होता है और अर्ध स्वायत्त अंग होता है। इसको ना सेमी ऑटोमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। यहां पर लिख दूं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, ये किसको? हरित लवक को कहा जाता है। दोनों के दोनों हो गए ना। अब देखो कूट की तरफ बढ़ो, कूट दिया गया है नहीं या और कुछ दिया गया है? लाइसोसोम, बाबा लाइसोसोम नहीं होगा। पहला और दूसरा यहां पर हो जाएगा, विकल्प बी करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? ये होगा कौन सा? टाइफाइड वायरस के कारण नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा जो होता है, ये सभी वायरल फीवर है, वायरल रोग है। फीवर नहीं, वायरल रोग हो जाएगा। अगला देखिए, टेंडन और लिगामेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीनों देखिए, विचार कीजिए, सही बताइए कौन सा होगा। पहला है टेंडन मांसपेशी से हड्डी को जोड़ता है, सही दिया गया है। ठीक। और रेशेदार संयोजी ऊतक होता है ये टेंडन, जो कि मांसपेशी को हड्डी को जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, बिल्कुल सही दिया गया। जो लिगामेंट होता है लोचदार संयोजी ऊतक होता है, जो हड्डी को अन्य हड्डी से जोड़ करके जोड़ों को स्थिर बना देता है। दोनों ही संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, विकल्प डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेडा जगत से संबंधित है? संबंधित हो जाएगा बैक्टीरिया, जीवाणु। ठीक है, ये मोनेडा से हो जाएगा। ठीक। अमीबा जो होगा, अमीबा हो जाएगा। यह प्रोटेस्टा, अमीबा क्या होगा? प्रोटेस्टा ही होगा ना भैया, बताओ, कमेंट करना। कवक में क्या क्या आएगा? ईस्ट आ जाएगा, मशरूम आ जाएगा, ये सभी क्या है? कवक है। शैवाल वाले में क्या क्या आएगा बताना, कमेंट करना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल को पत्तियों से बाहर निकालते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन क्या है? जिसके द्वारा पौधे के वायवीय भाग यानी मुख्य रूप से पत्ती पर मौजूद जो स्टोमेटा होता है या रंध्र होता है, इसके माध्यम से अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, यही वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जो ओजोन परत के ह्रास के लिए जिम्मेदार है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किए जाते हैं? बताओ कौन सा होगा? तो ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में यूज होता है, विकल्प भी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु जीव के कारण होता है? ये हो जाएगा हैजा, कॉलेरा हो जाएगा। ठीक है, हैजा होता है। और हैजा जो है ना विब्रियो कॉलेडी नामक जीवाणु के कारण होता है। विब्रियो कॉलेडी के कारण होता है हैजा वाला बीमारी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 86 से लेकर के 100 तक करंट अफेयर्स देखेंगे। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मिशन दक्ष पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये मिशन दक्ष क्या है पूछा जा रहा है। तो सरकारी स्कूल में कमजोर छात्र को शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करना। ठीक है, ये वाला हो जाएगा विकल्प बी। आज 850 वाला करंट अफेयर्स जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए बहुत दिक्कत होगा, बाकी आप लोग देख लेना, करंट अफेयर्स किसी से छूटेगा नहीं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 या नवीनतम उपलब्ध के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक हो जाएगा? ये सबसे अधिक जो योगदान है तृतीयक क्षेत्र टर्सरी सेक्टर का हो जाएगा, जो सेवा क्षेत्र हो जाता है, विकल्प सी। बिहार के किस जिले में दूसरा एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? ठीक है, मंजूरी दे दी है। ये कौन सा होगा? दरभंगा में। कोई तो वीडियो वायरल हुआ था
कि एम्स बना नहीं, एम्स का उद्घाटन भी हो गया। बड़ा मजाकिया अंदाज में रील्स चल रहा था एक बीच में। जाति आधारित सर्वेक्षण 2022-23 बिहार का सर्वे आयोजित करने वाला बिहार राज्य का कौन सा राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। बिहार राज्य ने राज्य में हर घर गंगा जल योजना किस जिले से शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगीर से। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर धर्म गार्जियन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जापान के साथ किया था। हाल ही में भारत के पहले सौर शहर सोलर सिटी का उद्घाटन कहां किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा सांची मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला है G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प होगा? विकल्प सी हो गया, साउथ अफ्रीका। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम क्या है? इसके रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है? इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा? तो ये बी वाला ऑप्शन जो है ना, लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है। हाल ही में समाचारों में रहा आर्टेमिस समझौता किससे संबंधित होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अंतरिक्ष अन्वेषण, स्पेस एक्सप्लोरेशन। अक्टूबर 2025 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने की पुष्टि की है? यह हो जाएगा सऊदी अरबिया। ठीक है, 2024 से 9 नए सदस्य को शामिल किया इसमें। विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस बीमारी को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? यह तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको बीमारी कहते हैं। 2030 तक पहले लक्ष्य था, तो 5 साल पहले था। ठीक है, इससे ना 5 साल पहले घटा दिया गया 25 तक खत्म करने का। अभी देखोगे ना, सारे भी सरकारी अस्पताल में टीबी की ना फ्री दवाइयां दी जाती है। एकदम जड़ से खत्म करने का ठान लिया भारत सरकार ने। चलिए, आज के टेस्ट का आखिरी प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम गवर्नर कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर बने हैं। आज के टेस्ट का कट ऑफ जो था कितना बताया था? 77 ना, थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था, इसलिए 77 जिनका आ रहा ना सेफ जोन में, बिल्कुल सेफ जोन में टेस्ट लगाना, मस्त में आगे का तैयारी करते रहना, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलो बता देना आप लोग कमेंट करके कितना स्कोर आया है। ठीक है, और सुपर 30 वाले जो 20 दिन का शेड्यूल था देखते रहना। जो बच्चे वीडियो देख रहे हो, अगर आप भी सुपर 30 की तरह फॉलो करना चाहते हो तो 20 दिन का स्ट्रेटेजी है। ठीक है, आज से स्टार्ट हुआ है 20 दिसंबर से। 20 दिन में क्या क्या पढ़ना है, ताकि ना आप कितना भी पढ़े रहोगे एक साल का ना, सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है। जब अंतिम समय में आप सही दिशा में नहीं पढ़ पाओगे, सही टॉपिक्स को नहीं पढ़ पाओगे, तो आप ना ऐसा करना, एक बूस्टर पैक वाला बूस्टर पैक निकला है, इसको ज्वाइन कर लेना। इस बूस्टर पैक में ना 58 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें पढ़ा है, बताया गया है इस वीडियो में, जो अभी आप देखोगे, अभी सब लास्ट में भी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, क्या पढ़े क्या छोड़े वाला। इसमें ये टॉपिक्स मिल जाएगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और इसका सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाएगा। और 20 दिन में आपको 20 टेस्ट भी करवाया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर नीचे नंबर दिया गया, आप लोग देख सकते हो, व्हाट्सअप करिए, इस पे कॉल कीजिए जाकर के। अभी 149 का इसका ऑफर चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।